सुप्रभात। हम भारत की खोज का पार्ट 6 अंतिम दौर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि पाठ अधूरा था। उसका शेष भाग हम आज पढ़ेंगे और पाठ को पूरा करेंगे। हम पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने बताया, सत्य की कसौटी क्या बताई थी? कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है तो उसे क्या करना बताया था कि जहर की तरह छोड़ देना चाहिए। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकते। और फिर बताया था कि हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने बताया था कि अंधविश्वास मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा। जो अंधविश्वासी हैं, मैं उन्हें मूर्ख कहने के बजाय नास्तिक ही कहूँगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है, आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अंधविश्वास अगर हमारे अंदर घर कर गया, यानी हमारे दिमाग में बैठ गया, तो हमारा दिमाग गायब ही हो जाता है और जीवन का पतन होने लगता है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर होता किनारे में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। किस बात की? कि अंधविश्वासों से दूर रहो, अंधविश्वासों में ध्यान मत दो। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। खपाना, नष्ट कर देना मतलब। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? 39 वर्ष की आयु में, सन 1902 में। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। समकालीन होता है एक ही समय में होने वाला है, यानी उसी के समय में ही रविंद्रनाथ टैगोर हुए। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक आपने ये अमृतसर का हत्याकांड सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनको सर की उपाधि मिली थी। और जो हत्याकांड हुआ उसमें नरसंहार को देखकर उन्होंने वह अंग्रेज़ों को उपाधि वापस कर दी थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किए, वे शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। तो भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र क्या बना? शांति निकेतन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध होता पहले वाला आधा, टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी, महात्मा गांधी, भारत के दो प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं, यानी कुछ तो उनमें बराबरी थी और कुछ अलगावपन था, अलग थे, वे विषम थे। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत होता सभ्य कलाकार थे
सबके प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी जी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे। टैगोर विचारक थे और गांधी जी अनवरत होता लगातार कर्मठता के प्रतीक थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। अपने आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। कुछ ऐसा जो उसमें आत्मविश्वास पैदा करता, वह अपमान के बोझ को कम करता, जो उसके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। यानी यहाँ पर भी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु फिर भी सब एक हैं। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। सांत्वना होता है तसल्ली देना। राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। क्या किया उन्होंने? अनेक आंदोलन चलाए। इनमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। कौन सी बातें? वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्धधार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब होता उचित। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। गदर के बाद, गदर होता है 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का राज था उन्हें ज़्यादा दबा रहे थे। विशेष रूप से उन मुसलमानों पर उनका प्रभाव पड़ा जिससे नया मध्यम वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें इस बात का भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। यानी वे उनका सहयोग करने लगे अंग्रेज़ों का। सर सैयद
उत्साही सुधारक थे और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की किसने? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की और उसका एक घोषित उद्देश्य था, यानी कि उसका एक उद्देश्य घोषित किया गया। क्या था? कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने कहा, याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए है, वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, यहाँ तक ईसाई भी, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। सभी नहीं मानते थे। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, विशिष्ट होता खास, जिनमें सर सैयद भी शामिल हैं, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। वर्ष 1912 में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस साल में 2 साप्ताहिक पत्र निकलने शुरू हुए थे, और वो कौन से थे? उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कामरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे और इन्होंने 15 से 20 वर्ष तक की आयु में ही अरबी और फारसी का ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उनका दृष्टिकोण उदार और तर्कसंगत था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खान से उनका गहरा संबंध था, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी। राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थे। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे, वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अबुल कलाम आज़ाद ने पुरातनपंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी, यानी जड़ उखाड़ दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर कोई भौहें चढ़ाना है, निराशा व्यक्त करना, बात को पसंद न करना। युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी। अब तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई। तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ये लोग
अधिक आक्रामक अवज्ञाकारी थे। बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ, उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए। लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन कौन आए? बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, तो राष्ट्रपिता किसे समझा जाता था? दादा भाई नौरोजी को, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े दिन के लिए ही हुआ और सन 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक बहुत संख्या में जनता तिलक और उसके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। तो बच्चों, आज यह है अंतिम दौर 1 समाप्त हुआ। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको यह पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। धन्यवाद।